Hello and welcome to the chemistry class once again. Today we will study something about थायोफीन एंड इट्स प्रिपरेशन। आज थायोफीन को बनाने की विधि और इसके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम इसको बनाने की विधि या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ें, आइए जानते हैं कि थायोफीन का क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है। देखिए, थायोफीन का जो न्यूक्लियस है या थायोफीन जो है वह तरह तरह के डाइज़ यानी रंजकों के प्रिपरेशन के काम में आता है। परफ्यूम इंडस्ट्री, सुगंधी के बनाने के इंडस्ट्री में इसके थायोफीन का इस्तेमाल होता है। थर्मल शॉक रेजिस्टेंट प्लास्टिक यानी बहुत अचानक से ताप अगर बढ़ा दिया जाए या फिर अचानक से ताप घटा दिया जाए तो उसको थर्मल शॉक कहते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक का निर्माण जो कि थर्मल शॉक को बर्दाश्त कर ले, सहन कर ले, ऐसे प्लास्टिक जो थर्मल शॉक से जो ख़राब ना हो, उन प्लास्टिक्स के निर्माण में भी थायोफीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा एक्टिव सॉल्वेंट या एक्टिव विलायक है। हार्मोन स्टिमुलेटिंग है, यानी हार्मोन्स को सुचारू रूप से काम करने में या सक्रिय करने में इसका हेल्प लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। इंसेक्टिसाइड है, यानी कीड़े मारने की दवा में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका ये प्रेजेंट होता है थायोफीन का न्यूक्लियस उन दवाओं में। ब्राइटनिंग एजेंट यानी रंगों को ब्राइट करने में, चमकदार करने में भी जिन यौगिकों का इस्तेमाल होता है उसके अंदर थायोफीन भी एक है। कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल में भी एक ये कंपोनेंट होता है थायोफीन। इसके अलावा बायो एक्टिवेटिंग सब्सटेंस में होता है, जैसे विटामिन्स, एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने के लिए, जो बॉडी पार्ट्स को सुन्न करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, एनेस्थेटिक्स, उनमें भी इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स में होता है या तरह तरह के दूसरे ड्रग्स में भी थायोफीन का न्यूक्लियस होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि थायोफीन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका स्टडी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी पढ़ाई इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसको बनाने की विधि। जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे स्क्रीन पे है, दैट इज़ फ्रॉम बेरियम सल्फाइड। ये रहा बेरियम सल्फाइड, इसका रिएक्शन करवाएंगे फ्यूरोइक एसिड से। ये रहा फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरोइक एसिड क्या है? फ्यूरैन के दूसरे कार्बन पर अगर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, हमें मालूम है ये 1 है, ये 2 है, 3, 4 एंड 5। तो फ्यूरैन के दूसरे कार्बन पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वो फ्यूरोइक एसिड कहलाता है। और फ्यूरोइक एसिड का अगर हम बेरियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र लग जाता है और थायोफीन हमें प्राप्त होता है। तो ये है पहला प्रिपरेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रिपरेशन। अगली प्रिपरेशन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो हिंसबर्ग थायोफीन सिंथेसिस है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है थायोफीन को बनाने के लिए, और इसकी विधि हम पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है और अपने BSc के एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो अगर बड़े ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका मैकेनिज़्म आपको बताना पड़ता है। तो आज हम हिंसबर्ग मेथड देखेंगे थायोफीन सिंथेसिस के लिए, और इसके साथ ही इसका मैकेनिज़्म भी पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म जो है ये इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैकेनिज़्म के, वो आपने पहले भी वीडियोज़ में पढ़ रखे हैं। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज़्म और ये रिएक्शन क्या है, वो दोनों चीज़ें। तो थायोफीन का जो हिंसबर्ग थायोफीन सिंथेसिस है, इसमें संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और किन किन के बीच में होता है वो देखते हैं। देखिए, कंडेंसेशन होता है अल्फा डाई कीटोन। अल्फा डाई कीटोन यानी 2 निकटवर्ती कार्बन पर अगर C डबल बॉन्ड O हैं तो उन्हें अल्फा डाई कीटोन कहा जाता है। अल्फा डाई कीटोन के अलावा अल्फा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड भी लिया जा सकता है। तो डाई कीटोन की जगह अल्फा डाई कार्बोनाइल यौगिक भी लिया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये COOET और COOET यानी 2 निकटवर्ती कार्बन पर एस्टर ग्रुप है यहाँ पर। तो ये इस तरह से अल्फा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ, ये उसका भी उपयोग हिंसबर्ग सिंथेसिस में
किया जाता है। तो अल्फ़ा डाई कीटो या अल्फ़ा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड का कंडेंसेशन या संघनन करते हैं डाईमिथिलीन सल्फाइड के साथ। डाईमिथिलीन, मिथिलीन ग्रुप यानी CH2 ग्रुप, डाईमिथिलीन यानी 2 CH2 ग्रुप। तो देखिए यहाँ एक CH2 ग्रुप है, ये एक CH2 ग्रुप है, तो 2 CH2 ग्रुप, दिस इज़ 1 CH2 ग्रुप एंड दिस इज़ अनदर CH2 ग्रुप। तो ये 2 CH2 ग्रुप के बीच में अगर सल्फ़र है तो इसे कहेंगे डाईमिथिलीन सल्फाइड। तो डाईमिथिलीन सल्फाइड यौगिक कैसा, जो कि एक्टिवेटेड है, सक्रिय है मिथिलीन समूह। इसमें सक्रिय क्यों है, क्योंकि इन मिथिलीन समूह के पास C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। देखिए इसके साथ भी C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और C डबल बॉन्ड O ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करना, जिसकी वजह से यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि CH2 है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, सॉरी इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है इनको सक्रिय कर देना। सक्रिय कर देना का अर्थ है कि इनके जो कार्बन हाइड्रोजन बंध हैं, इन बंधों को कमज़ोर करके और इसको H+ के रूप में बाहर निकालने में मदद करना। वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो मिथिलीन ग्रुप के साथ जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं ये प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी हैं, इसीलिए यह जो कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन बंध ये वीक हो जाते हैं और इसलिए इस प्रकार के मिथिलीन समूहों को सक्रिय मिथिलीन समूह कहा जाता है। तो सक्रिय मिथिलीन समूह का होना यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी जो दोनों कार्बोनाइल ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। तो अब देखिए इस तरह के यौगिकों के बीच में रिएक्शन हुआ, कंडेंसेशन हुआ किसी क्षार के या बेस के कैटलिस्ट के उपस्थिति में। ओवरऑल रिएक्शन को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी इस मिथिलीन पे और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो इन H2O यहाँ से भी निकल जाता है और H2O यहाँ से भी निकल जाता है। तो संघनन की अभिक्रिया होती है और इन दोनों कार्बन के बीच में ये जो कार्बोनाइल कार्बन है और ये CH2 कार्बन है, इधर कार्बोनाइल कार्बन है और ये CH2 कार्बन है, इनके दोनों के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। तो इस रिएक्शन को ओवरऑल आप इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर लिखने के टाइम पे जब आप रिएक्शन को लिख रहे हैं शॉर्ट में, तब आप यहाँ से यूँ करके 2 हाइड्रोजन यहाँ दिखाकर, इस जगह पे भी दोनों हाइड्रोजन्स दिखाकर आप जो है संघनन को इस तरह से दिखा सकते हैं -H2O के रूप में। तो देखिए इसका मैकेनिज़्म हम पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। बेसिक चीज़ों को याद रखिए तो आपको मैकेनिज़्म याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आने वाले टाइम पे आप देखेंगे अपने आप जो है जैसे जैसे आप लिखते चले जा रहे हैं, आपके दिमाग से, पेन से अपने आप वो मैकेनिज़्म निकलती आ रही है। तो लेट अस स्टार्ट द स्टडिंग द मैकेनिज़्म। देखिए ये है डाइमिथिलीन सल्फाइड का मॉलिक्यूल और उसका ये है कीटो फॉर्म, कीटो रूप है। इस डाइमिथिलीन सल्फाइड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो हाइड्रोजन है मिथिलीन हाइड्रोजन, जिसको अल्फ़ा के द्वारा दिखाया गया है, यानी इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव है, यानी इसमें एक्टिव अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो 2 अल्फ़ा कार्बन हैं, तो दोनों जगह पे एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं। कुल मिला के इस मॉलिक्यूल में डाइमिथिलीन जो सल्फाइड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर टोटल 4 एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 मिथिलीन हाइड्रोजन्स हैं या 2 मिथिलीन ग्रुप्स हैं। तो जो सबसे पहले एक एक्टिव हाइड्रोजन को इस तरह से अलग से दिखाया गया और हमने देखा कि उसका जो है उसको इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से लिखा इसलिए गया है ताकि आगे रिएक्शन को समझाया जा सके। कोई अंतर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में नहीं है, ध्यान से देखें। देखिए ये CO
C2H5 को सिर्फ नीचे की जगह ऊपर लिखा गया है, और इसी तरह से जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको यहाँ नीचे इस तरह से लिखा गया है। और दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन अपनी स्थिति अपनी जगह पे यथावत हैं, जैसे थे वैसे हैं, मॉलिक्यूल ये दोनों सेम हैं। अब देखते हैं कि बेस का जब आक्रमण इसके ऊपर होता है तो क्या होता है। जैसे बेस है, क्षार है, वो एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर निकलेगा, तो इसीलिए देखिए आप यहाँ से -H हो गया, और ये जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन वो C- के रूप में हो गया, क्योंकि इसमें से H+ निकल गया है। तो अब ये जो C- हुआ है ये एक नाभिक स्नेही यानी एक न्यूक्लियोफाइल बन गया है। तो आप इसके नीचे न्यूक्लियोफाइल भी, जब आप नोट्स बनाएं तो इसके नीचे न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हैं। अब इसके ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो आक्रमण हुआ वो डाईकीटो कंपाउंड पर या डाईकार्बोनाइल अल्फ़ा डाईकार्बोनाइल कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर इसका नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। आप जानते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन में जो कार्बन होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्योंकि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन ऑक्सीजन पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है, ये जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रिच जो कार्बन है न्यूक्लियोफाइल है उसका आक्रमण होता है, अटैक होता है। उसका मतलब सल्फ़र के साथ जुड़ा हुआ जो ये कार्बन है उसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना। तो ये देखिए ये सल्फ़र के साथ जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन और ये कार्बोनाइल कार्बन जो है उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया है। तो इसमें इस वाला स्टेप जो हुआ वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के नतीजे से ये मध्यवर्ती प्राप्त हुआ। इस मध्यवर्ती में अब साइक्लाइजेशन होगा, चक्रीयकरण होगा, और चक्रीयकरण भी दोबारा देखिए दूसरा ये जो एस्टर वाला यानी सल्फाइड वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऊपर ये जो O- बना है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ माइनस चार्ज आ गया था, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया था जैसा कि हमने यहाँ देखा। तो इस वजह से ये अब एक न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल वो इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। अब इस स्टेप में हुआ चक्रीयकरण, क्योंकि ये सिरा इस सिरे के साथ जुड़ गया और इस तरह से एक 6 सदस्यीय वलय बना। 6 सदस्य क्यों? एक ये कार्बन, दूसरा कार्बन, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 एटम्स का ये 6 सदस्यीय वलय बना, जिसमें सल्फ़र और ऑक्सीजन 2 कार्बन की दूरी पे हैं, इन 2 कार्बन की दूरी पे हैं। तो देखिए यहाँ जो बनता है ये सल्फ़र और ऑक्सीजन 2 कार्बन की दूरी पर हैं। तो एक और चीज़ इसमें देखिएगा जो आप साइक्लाइजेशन के अलावा इस यहाँ पर लिख सकते हैं, वो है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आंतरिक नाभिक स्नेही आक्रमण। तो ये है SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, क्योंकि उसी मॉलिक्यूल के एक हिस्सा न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है और दूसरे हिस्से पर आक्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं वो है SNI के द्वारा, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही आंतरिक। तो आंतरिक नाभिक स्नेही आक्रमण के द्वारा साइक्लाइजेशन होता है और इस तरह से 6 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है। और ये जो C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी ओर ले लिए, तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। और आप देख सकते हैं कि O- ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो O- के रूप में ये जो है ग्रुप परिवर्तित हो गया। इसमें फिर जो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड ज़्यादा हो गया, और जिसकी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन लेकर इथॉक्साइड आयन के रूप में बाहर निकल गया। तो ये है इथॉक्साइड आयन, और ये इथॉक्साइड आयन एक बेस या क्षार है। तो ये जो बेस है उसने फिर यहाँ पर आप देखिए कि ये अल्फ़ा
हाइड्रोजन था, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, वही ये वाला कार्बन है। तो ये जो अल्फ़ा कार्बन है इस पे एक और हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है। तो उस हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन भी एसिडिक है क्योंकि उसके साथ जो जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को, जो यहाँ हल्के रंग से दिखाया गया है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये जो बेस है निकाल कर ले जाता है। यानी ये रिएक्शन हुआ प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का, प्रोटॉन को खींच कर निकाल दिया गया, उसे कहते हैं प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होते ही देखिए कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए इन दोनों कार्बन के बीच में, तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। और इसके अलावा ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के विद्युत ऋणता की वजह से अपनी ओर खींच लिया। उसका मतलब यहाँ हो जाएगा रिंग यहाँ से टूट जाएगी। तो वलय का टूटना इधर से हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है दो काम यहाँ पर हुए हैं, एक तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन इस बेस के द्वारा और दूसरा हुआ है रिंग ओपनिंग। तो इसके नतीजे हम देखेंगे कि ये होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ बन जाएगा COO माइनस, ये एक समूह यहाँ पर बनेगा। और सल्फर के साथ जुड़ा हुआ कार्बन और CH3 वाला जो कार्बन है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। आइए देखते हैं कि इसके रिजल्ट में, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, इन परिवर्तनों के कारण क्या होता है। देखिए रिंग ओपनिंग हुई थी और COO माइनस ये यहाँ पर बन गया था, और जो कार्बन के साथ, सल्फ़र के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है और साथ वाला कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना था। तो इस तरह से ये यौगिक हमें उस स्टेप के बाद प्राप्त होता है। अब देखिए जो दूसरी तरफ, इस तरफ के दोनों जो हाइड्रोजन हैं वो निकल गए एक कार्बोनाइल समूह के साथ, और अब देखिए दूसरी तरफ जो सल्फ़र की दूसरी तरफ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था, वो दोनों हाइड्रोजन भी तो एसिडिक हैं, उनके साथ भी वही प्रक्रिया होती है जो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था। वही चीज़ें यहाँ रिपीट होंगी। फिर वो बेस आएगा, बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल के ले जाएगा और फिर इधर की तरफ वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। और इसी तरह से जो फिर देखिए कि सारा रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O था जो कि अभी C डबल बॉन्ड C में परिवर्तित हो गया है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, यानी ये जो हिस्सा है वो अल्फ़ा डाइकीटोन वाला हिस्सा है, तो ये अल्फ़ा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड वाला हिस्सा है। तो डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन न्यून है, और उसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल, जो नया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बना है, उसका आक्रमण होता है। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो भी SNI अटैक है, आंतरिक नाभिक स्नेही आक्रमण है, जिसकी वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल के दो हिस्से आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, जिसकी वजह से साइक्लाइजेशन या चक्रीयकरण हो रहा है। तो सल्फ़र के साथ वाला जो CH2 था, उसका वो जो कार्बन है उसने इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर के साथ बॉन्ड बनाया। ये रिएक्शन ठीक वैसे ही है जैसे कि इससे पहले वाले स्टेप में देखा था। तो इस तरह से देखिए 5 मेंबर्ड एक रिंग का निर्माण होता है। ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 सदस्यीय वलय का निर्माण होता है। और इसके साथ ही जो अल्फ़ा हाइड्रोजन था, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, एक यहाँ बचा रह गया। अब जो है यहाँ से जो प्रोटॉन यहाँ जो निकला था इथॉक्साइड आयन के द्वारा, तो इथॉक्साइड आयन के द्वारा जो निकला था तो ETOH यानी C2H5OH के रूप में वो निकला था। तो वो C2H5OH जो है वो एडिशन ऑफ प्रोटॉन कराता है। देखिए O माइनस है, यहाँ से एक प्रोटॉन यहाँ चला गया, तो जो O माइनस है वो OH के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये जो रिंग है इसमें एरोमेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड का, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का बनना ज़रूरी है। इसीलिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन कार्बन के बीच में यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और OH अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑक्सीजन है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से इस बंध से निकल जाता है। कुल मिला के जो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटा और ये OH वाला बॉन्ड टूटा, तो इसी तरह से एक प्रोटॉन यहाँ से निकल गया जबकि यहाँ पर एक प्रोटॉन जुड़ा था। तो एडिशन हुआ प्रोटॉन का और रिमूवल भी हुआ, और जिसके नतीजे एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल के निकलते ही एक डबल बॉन्ड भी यहाँ बन गया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इस साइड में O माइनस है, तो एक प्रोटोनेशन उसका हो जाता है, तो ये COOH
में बदल जाता है। इसको अगर थोड़ा सा हीट करें कंट्रोल्ड कंडीशन में तो फिर इसका ये CO2 यहाँ से उड़ भी सकता है, निकाला जा सकता है डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा। तो ये ग्रुप जो है पूरी तरह से ख़त्म होकर यहाँ पर हाइड्रोजन भी लग सकता है। तो वो आगे का रिएक्शन है, लेकिन ये टोटल मैकेनिज़्म हुआ हिंसबर्ग सिंथेसिस का, जो कि इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और कंपटीशन के लिए भी और ग्रेजुएशन के लिए भी। मुझे उम्मीद है आपको ये मैकेनिज़्म समझ में आया होगा। एक बार आप चाहे तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। देखिए, 2 मिथिलीन ग्रुप हैं, 2 एक्टिव कार्बन्स हैं और 4 एक्टिव हाइड्रोजन हैं यहाँ पर। और उसका बेस के द्वारा जो पहला एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से निकला और न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के एक कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ जिसकी वजह से ये इस कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। तो ये रहा वो बॉन्ड है जो बना है। इसी सिलसिले में आप देखिए कि O-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यहाँ से O- होके ये आ गया है। यहाँ पर दूसरा जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो वैसे का वैसा सुरक्षित या सेफ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। फिर हुआ यहाँ पर SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि जो O- है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है और उसने एस्टर ग्रुप के कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो डाइमिथिलीन सल्फाइड कंपाउंड है उसके एस्टर ग्रुप के ऊपर उसने आक्रमण किया और इस तरह से 6 सदस्यीय एक वलय का निर्माण हुआ साइक्लाइजेशन और इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर फिर जो ग्रुप जो है C2H5O ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलता है और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो O- है वो ये इस बॉन्ड को देता है, जिसकी वजह से ये बेस निकल के आ जाता है। तो बेस जो यहाँ पर है सोडियम इथॉक्साइड है, C2H5O Na है, सोडियम इथॉक्साइड को लिया गया है बेस के रूप में। C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड बेस था। तो सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल में ये अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही इथॉक्साइड आयन जो यहाँ से निकला एक बेस की तरह उसने कार्य किया और इस हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन, इसी कार्बन के दूसरे हाइड्रोजन को इसने निकाल लिया। तो एक ही तरफ के दोनों हाइड्रोजन पहले यहाँ निकला और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस स्टेप में निकला। पहला हाइड्रोजन यहाँ निकला और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ निकला। तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ के निकल जाते हैं और जो देखते हैं आपकी कार्बन और इसके नतीजे में जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हुआ और रिंग ओपनिंग हुई। रिंग ओपनिंग इसलिए हुई क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूट गया, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपने साथ ले लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है देखिए, फिर दोबारा वही होगा कि बेस के द्वारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर और फिर इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का निकलना होगा। देखते हैं कि किस प्रकार से। आई एम रिपीटिंग। देखिए, रिंग ओपनिंग हो गई, O- बन गया और ये जो O- है वो एक आगे जाके जो है उसका प्रोटोनेशन होगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ एक दूसरी साइड का जो हाइड्रोजन है वो बचा हुआ है, बेस के द्वारा वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नाभिक नहीं बना और उसका फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक अटैक? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारा हो रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और साथ ही साथ क्योंकि 2 हिस्से मॉलिक्यूल के जुड़ रहे हैं आपस में तो ये हुआ साइक्लाइजेशन। तो SNI और साइक्लाइजेशन हुआ। यहाँ पर फिर प्रोटॉन यहाँ जुड़ता है और ये वाला प्रोटॉन निकलता है। तो एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हुआ और उसके बाद वाटर इन दोनों के निकलने से वाटर मॉलिक्यूल निकला और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हुआ, जो कि ये रहा डबल बॉन्ड बना। इस तरह से ये एरोमेटिक रिंग हो जाता है। तो यहाँ आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटीकरण। तो एरोमेटाइजेशन होकर ये जो एरोमेटिक रिंग थायोफीन का बन गया, क्योंकि यहाँ पर O- है जो कि यहाँ से था, तो वो जो है उसका प्रोटोनेशन अभी होता है तो वो COOH ग्रुप में बदल जाता है। तो दिस वाज व्हाट हिंसबर्ग सिंथेसिस। लंबा लग रहा होगा लेकिन जो स्टेप्स हैं बड़े सिंपल हैं और जब लिखकर आप तैयार करेंगे बहुत अच्छा सा आंसर इसका तैयार होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल मैकेनिज्म।
Thank you for being with me.